Hello students, welcome to our Science Learner family. I hope you all are very great today. So friends, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए, एक लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को कवर नहीं किया है तो फर्स्ट उस लेक्चर को कवर करिए, देन फिर इस लेक्चर पे आइए ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में चीज़ समझ में आए। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के अंदर वो है आपके क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। उसके बाद हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से हैं एंड देन हम पैकिंग के ऊपर आएंगे कि किस तरीके से उसकी पैकिंग करी जाती है। ये सब चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं, तो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ सके। और अगर स्टिल लेक्चर के एंड में भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करिए जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स हर एक चैप्टर के कवर करवाने वाला हूँ ताकि आप लोगों के इस सेशन के अंदर 95 प्लस मार्क्स ज़रूर आए। डाउट कहीं आता है तो हमारे ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि हम आपके डाउट को क्लैरिफाई कर पाए पूरी तरीके से। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? देखिए, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है एक तरीके का 3D अरेंजमेंट जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलके एक 3D पोर्शन को तैयार करते हैं। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको कि एक 3D अरेंजमेंट है आपका क्रिस्टल लैटिस जो है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में मिलके एक 3D अरेंजमेंट को प्रॉपर्ली तैयार करते हैं यहाँ पे। ओके, सो लाइक अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की, सो दिस इज लाइक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in a crystal is represented in which each atom act as a point is called crystal lattice. This is like your crystal lattice. इसके अंदर क्या है, आपको एक 3D अरेंजमेंट दिया हुआ है और आप देख रहे होंगे ये कुछ क्यूब की फॉर्म में आपको देखने को जनरली यहाँ पे मिल रहा है या फिर क्रिस्टल की फॉर्म में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ये हर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयन से कुछ भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लाइक ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स अरेंज हो रखे हैं 3D में और उसके बाद आपको एक लैटिस मिल रहा है इसकी वजह से, और इसी लैटिस को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसका मतलब ये जो हर एक पॉइंट है इसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। सो दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। आई होप सो क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। सो लाइक दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। आई होप सो क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। ओके, फिर नेक्स्ट समझते हैं ईच पॉइंट रिप्रेजेंट, हर एक पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। मतलब ये पॉइंट है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but these points represent one constituent particle. Now the next one, lattice point. These are called lattice point, जो constituent particles भी हैं आपके, जब ये आपस में join होते हैं एक straight line में, like ये join हुआ है straight line, ये join हुआ है straight line, तो ये एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हो आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्री देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो इट मीन्स वो ज्योमेट्री किस वजह से मिल रही है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में कंबाइन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ऐसे जो लैटिस होते हैं वो टोटल पॉसिबल लैटिस हैं 14, जिनको हम ब्राउवेल्स लैटिस भी बोलते हैं। तो ये आपके पास टोटल कितने हैं, 40।
अब हम समझते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए दो तरीके के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रोइड यूनिट सेल, दोनों ही बहुत सिंपल है। फर्स्ट बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो हम उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये है आपके पास एक यूनिट सेल, अगर सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे। लाइक जैसे हमने ये लैटिस लिया हुआ है, तो इस लैटिस के अंदर कितने कॉर्नर्स होंगे, टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस एटम को भी भूल जाइए, अगर सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है आपके कांस्टेंट पार्टिकल, सो वी कैन कंसीडर एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ये होता है एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एक या एक से ज्यादा एटम कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब कॉर्नर तो इंक्लूड होगा ही होगा जो एटम्स हैं, इसके अलावा किसी और पोजीशंस पे भी अगर एटम प्रेजेंट है तो इसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ओके, सो लाइक व्हेन वन और मोर देन वन कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन इन एडिशन टू कॉर्नर इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो लाइक सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है इसे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। First is called BCC, second is FCC and third one is ECC. BCC that means body centered unit cell. So like नाम से क्लियर हो रहा है body centered unit cell. तो जैसे मैंने आपको बताया था centered unit cell के अंदर कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही आपके, इसके अलावा और भी किसी जगह पे एटम जरूर होगा। तो वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बॉडी सेंटर्ड, तो वो कहाँ पे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसका मतलब लाइक ये हमने एक 3 डायमेंशनल लैटिस लिया है और उसके बीच में भी एक आपको एटम देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, एक एक एटम उसके फेस में प्रेजेंट होगा। तो सोचिए कि ये जो आपके पास एक लैटिस है उसके अंदर टोटल कितने फेज हैं। तो एक लैटिस के अंदर जो टोटल फेज होते हैं वो 6 होते हैं, लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, तो दीज आर दी 6 फेजेस। तो इन फेजेस के सेंटर पे भी हमने क्या लगा रखा है, एक एक कांस्टेंट पार्टिकल, दैट मींस एटम लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड फेज सेंटर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, अपोजिट फेजेस पे एक एटम आपको देखने को जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल कितने फेज थे आपके पास, 6 फेज थे, तो 6 का मतलब ये हो गया इन 2 फेजेस में से हमने एक फेज पे क्या लगा रखा है, एटम लगा रखा है, इन 2 फेजेस में से एक फेजेस पे एटम लगा रखा है और इन 2 फेजेस में से एक फेजेस पे एटम लगा रखा है। तो इसका मतलब इस तरह अगर हमारे एटम्स जो हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं इस यूनिट सेल के अंदर, सो वी कैन कंसीडर एज अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि इन यूनिट सेल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम एटम्स को काउंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट। देखिए अब बात करते हैं एंड सेंटर्ड के बारे में। देखिए एंड सेंटर्ड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि लाइक जो एंड सेंटर्ड है उसमें कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही आपके, कॉर्नर पे तो एटम आपके प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन एक अपोजिट फेज पे भी आपको एटम देखने को मिलेगा। जैसे आपने फेज सेंटर के अंदर देखा था, हर एक फेज पे आपको सेंटर पे एटम देखने को मिलता था। इसमें आप किसी भी एक अपोजिट फेज को ले सकते हैं, लाइक जैसे हमने ये अपोजिट फेज ले लिए, इन पे आपको एटम्स देखने को मिलेंगे। या तो आप ये फेज ले लीजिए या फिर आप ये फेज ले लीजिए या फिर इस अपर और पीछे वाले पोर्शन को आप ले सकते हैं। किसी भी एक फेज को आपको कंसिडर करना है जिसपे आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे सेंटर पे। क्लियर? तो इट मींस इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो आगे हम फर्दर पढ़ने वाले हैं वो है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो इनको अब हम आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। देखिए अब जब हमें एटम निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल और प्रिमिटिव के अंदर। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको उस क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये आपके पास क्रिस्टल लैटिस है जहाँ पे हम एटम्स निकालेंगे सिंपल और प्रिमिटिव के लिए। तो देखो क्रिस्टल लैटिस किस तरीके से होता है, आपको पता है इसमें बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। लाइक ऐसे समझिए
ये आपके पास एक यूनिट सेल, ये दूसरा यूनिट सेल, ये तीसरा यूनिट सेल, ये चौथा यूनिट सेल, इसके नीचे एक और यूनिट सेल, बगल में एक और। तो इसका मतलब टोटल जो यूनिट सेल आपको देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो 8 हैं। अब ऐसे ये चलते रहेंगे आगे फर्दर, ठीक है। तो हम 8 की अगर हम बात कर रहे हैं जिससे हमारा एक पूरा जंग तैयार हो रहा है, दिस इज लाइक, ये देखिए ये आपका जो पोर्शन है दिस इज योर 1 यूनिट सेल, इसके साथ वाला क्या हो गया 2, ये हो गया आपके पास 3, इसके साथ वाला 4। तो ऊपर वाली लेयर में अगर मैं यहाँ तक एक लेयर लेता हूँ तो इस अपर लेयर में 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, और नीचे वाली लेयर में भी देखिए 5, इसके पीछे वाला 6, 7 और इसके पीछे वाला 8। तो नीचे की वाली लेयर में भी कितने हैं 4 आपको लोअर लेयर पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपको 8 यूनिट सेल देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो अगर मैं किसी कॉर्नर वाले की बात करता हूँ, मतलब मैंने एक क्या लिया, एटम लिया। तो देखो ये एटम जो है, ये जो बीच में आ रहा है यहाँ पे, ये एटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 यूनिट सेल है उन सब के साथ अटैच्ड है। मतलब 8 यूनिट सेल के साथ ये शेयर हो रहा है एक सिंगल एटम। अब मैंने इधर के एटम क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनके बगल में भी तो इसी तरीके से यूनिट सेल होंगे। हम तो एक पर्टिकुलर चंक की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ, ये देखिए जो भी एटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप समझिए इस ध्यान को, एक एटम 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन सा वाला, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर इस कॉर्नर की बात करते तो इसके बगल में भी ऐसे यूनिट सेल्स होते और ये भी 8 के साथ क्या कर रहा होता, कंट्रीब्यूट कर रहा होता। तो पहली चीज तो आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो एक एटम जो होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। आप इसे एक बार खुद सोचने की कोशिश करिए, इमेजिन करिए कि किस तरीके से होगा, एंड डेफिनेटली आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ईच एटम एट अ कॉर्नर शेयर विद द 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक एटम 8 के साथ शेयर हो रहा होगा, उसमें से 4 जो होंगे वो अपर में होंगे और 4 कहाँ होंगे, लोअर में होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा, क्योंकि एक एटम क्या हो रहा है, 8 यूनिट सेल के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब उसका अपने खुद के एक यूनिट सेल को अगर हम लेके चलते हैं उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1/8 होगा। अब आपने पढ़ा था कि जो हमारा एक यूनिट सेल होता है, हमारे पास जो 8 यूनिट सेल होता है उसके अंदर ऐसे कॉर्नर वाले एटम्स कितने थे, 8 एटम थे। कितने एटम थे, 8 एटम हमें पता है कि प्रेजेंट थे हमारे कहाँ पे, कॉर्नर पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक एटम, 8 हमारे क्या थे, एटम थे जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/8 है। तो इसका मतलब अगर 1/8 इंटू में 8 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एटम। तो इसका मतलब एक सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो 1 होते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट चीज। सेकंड पे आते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड हमने जो ड्रॉ किया था उसमें यही था, बस एक बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट था। तो देखिए कॉर्नर वाले एटम बिल्कुल सेम हैं जो इसके अंदर भी थे, सिंपल वाले के अंदर। तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, और टोटल एटम कितने होते हैं कॉर्नर पे, 8। तो कितने हो गए, 1 एटम। फिर बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड। एक एटम सेंटर पे होता है। ये एटम देखो इस यूनिट सेल का किसी के साथ शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है। क्लियर, जैसे एक रूम है, उस रूम के बीच में आपने कुछ रख दिया तो वो इधर उधर कहीं भी शेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब वो अपने आप में एक एटम जो है वो उस यूनिट सेल पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इट मीन्स एक एटम प्रेजेंट है सेंटर पे, तो कॉर्नर पे मिला के टोटल एक एटम हो रहा था उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, और एक सेंटर पे। तो टोटल एटम कितने हो गए BCC के अंदर, 2 एटम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज FCC, इट मीन्स फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं, देखो उसके अंदर क्या था, इसको हम हटा देते हैं, तो फेसेस पे जो थे वो आपके इस तरीके से एटम प्रेजेंट थे। तो हमने पढ़ा है कि लाइक यार एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। तो आप समझिए लाइक ये एक रूम है, एक रूम आपको दिया हुआ है। अब इस रूम के बगल में एक दूसरा रूम है, इसके बगल में एक तीसरा रूम है, इसके ऊपर भी रूम है, इसके नीचे भी रूम है, हर जगह आपको रूम देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोचो कि लाइक कॉर्नर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 8, 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम, जो हमने ऊपर भी देखा। फेज कितने हैं टोटल, 6 फेज हैं। तो हमने क्या किया, 6 फेज हैं, तो 6 फेज का मतलब ये हो गया कि हर एक फेज में एक एक एटम है। तो फेज पे कितने एटम हो गए आपके, 6। लेकिन एक एटम जो फेज का होगा आपका, सोचिए ये वॉल है, इसके बगल में एक और रूम है, फिर इसके बगल में एक और रूम, समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इट मीन्स यहाँ देखिए, ये जो हमने एक फेज लिया है इस यूनिट सेल का,
इसके बगल में एक और यूनिट सेल है, तो ये वाला जो एटम होगा यहाँ पे प्रेजेंट, ये इस तरफ भी शेयर हो रहा होगा यूनिट सेल के, इस तरफ भी हो रहा होगा। मतलब जो फेस पे एटम होगा वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन अपने एक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, 1/2, हाफ होगा ना, क्योंकि वो 2 यूनिट सेल के साथ क्या कर रहा है, शेयर हो रहा है। तो हर एक पार्ट, अगर ऊपर वाले पार्ट को देखोगे तो ऊपर भी एक यूनिट सेल है, नीचे भी, तो इसका मतलब इस सेंटर वाला जो फेस का सेंटर है, इसका कंट्रीब्यूशन दोनों में हो रहा है। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल मतलब एक जो एटम प्रेजेंट है फेस पे, उसका कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना हो गया, 1/2। और टोटल ऐसे कितने एटम थे आपके पास, 6 एटम थे। तो फेज कितने थे, 6, तो 6 एटम, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 3 एटम्स हो जाएंगे। तो फेज के जो टोटल एटम आ रहे हैं एक यूनिट सेल पे, वो कितने आ रहे हैं, 3, और कॉर्नर का 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 एटम प्रेजेंट होंगे आपके एफसीसी के अंदर। फिर बात करते हैं एंड सेंटर्ड के अंदर। अब एंड सेंटर्ड के अंदर क्या होता था, ऐसा कुछ, कॉर्नर के तो एटम प्रेजेंट होते ही थे, तो कॉर्नर के एटम का मतलब ये हो गया 8 × में 1/8 1 एटम, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपोजिट साइड पर प्रेजेंट होता था, दिस इज लाइक अपोजिट साइड, क्लियर। तो जब एक अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होगा, मतलब फेज के अपोजिट साइड पे सिर्फ एक ही, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो मतलब हमने क्या लिया है, एक फेज लिया है अपोजिट साइड्स का सिर्फ। अब यहाँ पे कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक अपोजिट फेज को लिया हुआ है कंसिडर। और आपको पता है कि फेज में, एक फेज के अंदर जो होता है वो 2 यूनिट सेल के साथ वो कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है अपने खुद के यूनिट सेल पे, या एक यूनिट सेल के लिए 1/2। तो इट मीन्स 2 एटम थे और एक का कंट्रीब्यूशन जैसे हमने ऊपर भी देखा था 1/2, तो अब इसे कैंसिल करेंगे तो 1 एटम हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास जो कॉर्नर के एटम है उसकी वजह से एक एटम आया, और जो फेज हैं उनके जो अपोजिट फेज जो थे, जो हमने एक कंसीडर किया था, उसकी वजह से एक एटम आपको और देखने को मिला। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने हो गए, 1 + 1 = 2 एटम। तो एंड सेंटर्ड के अंदर होते हैं टोटल 2 एटम्स। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो आपका सिंपल होता है उसके अंदर सिर्फ एक एटम है, बीसीसी के अंदर आपके पास 2 एटम है, फेज सेंटर्ड के पास आपके पास 4 एटम है, और एंड सेंटर्ड के अंदर टोटल 2 एटम्स है। सो दीज आर दी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब आगे हम पढ़ेंगे पैकिंग के बारे में। तो देखिए अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। देखिए पैकिंग क्या होती है, तो पैकिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है उसमें हम एटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जो एम्प्टी स्पेस हो वो मिनिमम हो। मतलब पैकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैग को अपने पैक करते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हैं, तो उस सिचुएशन पे आप कपड़ों को कुछ इस तरीके से रखते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कपड़े वहाँ पे आ सके और आपके पास जो खाली स्पेस हो वो ज़्यादा बचे, उसी को पैकिंग कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास सेम कंडीशन है, जो भी आपका क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर हमें एटम्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि वो मैक्सिमम स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई, और मिनिमम स्पेस आपके पास एम्प्टी रहे। तो पैकिंग का मतलब होता है स्फीयर और एटम ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड देयर इज मिनिमम एम्प्टी स्पेस। आई होप सो पहले टर्म क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अभी जो पैकिंग है 3 तरीके की है, 1D, 2D एंड 3D। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम 1D और 2D को समझेंगे, बाकी जो 3D है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो अभी हम सिर्फ 1D और 2D को करेंगे, मतलब 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। तो फर्स्ट समझते हैं 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, एक डायमेंशन, आइदर वो x हो, y हो या फिर z हो, कोई सी भी एक्सिस हो, बट अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सिस की बात करते हैं तो उसे 1D कहते हैं। इट मीन्स जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं इस तरीके से कि जो आपके एटम्स हैं या फिर जो स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हैं और एक लाइन बन रही है सीधी सी, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल। मतलब एक लाइन बन रही है तो मतलब एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्फीयर जो है वो कितने बगल के अपने नेबर स्फीयर्स को टच कर रहा है या उनके कांटेक्ट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इनको मत चूज करना जो लास्ट में है, आपको हमेशा उन्हें चूज करना होता है जो बीच में है, क्योंकि वो रो कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2, क्योंकि वो 1 और 2 दो स्फीयर्स या फिर 2 एटम्स के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू अ पर्टिकुलर स्फीयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 2D। अब 2D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशनल चीज लाइक x और y और z या फिर x और z, तो दैट इज कॉल्ड 2D। 2D का मतलब क्या है, देखिए ये 1D है,
मैंने इसके ऊपर एक और मार्कर रख दिया, इसके ऊपर एक और मार्कर रख दिया, एक और मार्कर रख दिया। पहले सिर्फ एक्स एक्सिस थी, जब मैं इसके ऊपर इन मार्कर्स को रखते जाऊंगा, स्टैक करता जाऊंगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे भी एक डायमेंशन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड वाई डायमेंशन। सो नाउ एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायमेंशन, तो दिस इज कॉल्ड 2D। सिमिलरली ये जो आपके पास 1D है, मतलब ये जो लेयर है, अगर इसके ऊपर मैं ऐसी ही लेयर्स को चढ़ाते जाऊंगा, स्टैक करते जाऊंगा, तो ये बन जाएगा आपका 2D स्ट्रक्चर। ओके, तो 2D का मतलब होता है व्हेन रोज ऑफ 1D स्टैक ओवर ईच अदर देन इट फॉर्म 2D। ओके, तो ये दो तरीके से होती है। फर्स्ट होती है SCP जिसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड सेकंड इज HCP जिसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। देखिए, जो आपकी लेयर है, सपोज टू बी ये आपकी फर्स्ट लेयर है, एग्जैक्टली इसी के ऊपर अगर आपकी दूसरी लेयर को आप स्टैक करवाते हैं, इस लेयर के ऊपर जहां ये एटम है इसके ऊपर दूसरा, और फिर इसी के ऊपर आपकी थर्ड लेयर आती है, तो इसी को, इस पैटर्न को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एटम को देखोगे, किसी भी एक सेंटर एटम को उठा लो आप, तो आप देखेंगे कि ये एटम, देखिए वन, सेंटर से सेंटर को मिक्स करिए जो इससे मिल रहे हैं, तो इसके साथ ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, चार एटम्स जो हैं वो उसके नेबर एटम है जो उसे टच कर रहे हैं। तो आप इन चारों को अगर आप मिलाते हैं इस तरीके से, तो आपको एक स्क्वायर ज्योमेट्री देखने को मिलती है। इसी वजह से नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ये चार एटम के साथ अटैच्ड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। जब भी आपके पास एक के बाद एक लेयर्स स्टैक होती हैं, तो हम देख रहे हैं जैसी पहली लेयर है वैसी दूसरी है, वैसी तीसरी है। तो अगर मैं पहली लेयर को ए बोलूंगा तो दूसरी भी ए हो जाएगी, तीसरी भी ए हो जाएगी। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं ए पैटर्न। क्लियर हो गई चीज? क्योंकि सेम जो है पैटर्न वो फॉलो हो रहा है जब लेयर्स आपस में स्टैक कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज HCP। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या है, जो आपके पास पहली लेयर थी, लाइक सपोज टू बी दिस इज योर फर्स्ट लेयर। अब इस फर्स्ट लेयर में आप यहां ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डिप्रेशन। इसको बोलते हैं डिप्रेशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन पॉइंट। ओके, सो लाइक जो हमारी दूसरी लेयर है 1D की, अगर हम उसको उसके डिप्रेशन पे रख देते हैं फर्स्ट लेयर के, देखिए जो दूसरी लेयर के एटम्स है उन्हें देखिए डिप्रेशन पे है। ओके, और जो तीसरी लेयर है जो उसके ऊपर हम रख रहे हैं, वो जो स्टैक करवा रहे हैं, वो भी उसके डिप्रेशन पे है। देखिए इन दोनों का डिप्रेशन यही था, इन दोनों का डिप्रेशन ये था। ओके, तो लाइक ये आपकी थर्ड लेयर। फोर्थ लेयर को भी कहाँ रखेंगे? उसके डिप्रेशन पे रखेंगे। तो देख रहे हैं आप, फोर्थ लेयर भी डिप्रेशन पे जा रही है। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, आप देखोगे जो ये वाली लेयर है और जो ये वाली लेयर है वो बिल्कुल सेम है, ये और ये वाली लेयर बिल्कुल सेम है। फिर देखिए इस लेयर को और कंपेयर करिए इस लेयर के साथ, तो बिल्कुल सेम आपको एटम्स देखने को मिलेंगे, और इसके एटम और इसके एटम आपको सेम पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लाइक अगर ये वाली लेयर को हम A कहते हैं, तो इसकी नीचे वाली लेयर अलग है, इसको हम क्या कह सकते हैं? B। और जो ये वाली लेयर है, थर्ड लेयर यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है, वो एग्जैक्टली वैसी है जैसी फर्स्ट लेयर थी, तो इसका मतलब A। और जो फोर्थ लेयर है वो बिल्कुल वैसी है जैसे सेकंड लेयर है, तो इसका मतलब हो गया B। अब सेम पैटर्न फॉलो होता जाएगा, तो इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं AB पैटर्न। तो इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं AB पैटर्न। अब अगर हमने सेंटर पे, सपोज टू बी सेंटर पे अगर हमने किसी भी एक स्फीयर या एटम को ले लिया, तो देखिए कितने एटम के साथ मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 एटम के साथ मिल रहा है। अगर मैं इनके सेंटर्स को आपस में जोड़ता हूँ, तो मुझे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो एक हेक्सागोनल देखने को मिल रहा है। सो दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस वजह से है? बिकॉज यहाँ पे एक हेक्सागोनल फॉर्म हो रहा है, और ये एटम 6 एटम्स के साथ अपने नेबर एटम के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप लोग को आई थिंक ये 2D वाली पूरी डायमेंशन समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 1D और 2D को ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3D को डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आप लोगों को इस लेक्चर की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आएगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर को एक बार रिपीट देखिए, जहां पे डाउट है डेफिनेटली वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और प्लीज पढ़ना जरूर साथ ही साथ में, तभी इसका बेनिफिट हो पाएगा। पीछे के लेक्चर्स कवर नहीं किए तो उन लेक्चर्स को भी पहले कवर करिए, फिर आगे आइए। जैसे जैसे हम लेक्चर्स कवर करेंगे साथ में उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि आप लोगों की जो ग्रिप है, आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से काफी ज्यादा बेटर हो जाए। तो आप लोगों को भी साथ में उतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा जितना हार्डवर्क हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, तभी हम कहीं ना कहीं उस 95+ के स्कोर को अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज साथ में हार्डवर्क करना मत भूलिए।